नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के आरएसएस की तारीफ वाले बयान को लेकर घमासान तेज हो गया है। अब शशि थरूर ने भी इसे समर्थन दिया है, जिसके बाद पार्टी के भीतर संघर्ष की आहट साफ सुनाई दे रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 2025 की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को देश के लिए गर्व का प्रतीक बताया। इस बीच गुजरात में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की निष्ठा और नेतृत्व की सराहना की। बात बांग्लादेश की भी करेंगे न्यूज नाइट में और बताएंगे कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति का क्या रहा है कबूलनामा। इस पर और अन्य अहम खबरों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले बयान पर नहीं थम रहा बवाल। शशि थरूर ने भी किया समर्थन। कहा, संगठन के लिए अनुशासन जरूरी, दो गुटों में बंटती दिख रही कांग्रेस। पीएम मोदी ने मन की बात में साल 2025 की गिनाई उपलब्धियां। कहा, देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक भारत ने हर जगह छोड़ी अपनी मजबूत छाप। ऑपरेशन सिंदूर बन गया हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक। मन की बात में पीएम मोदी ने युवा शक्ति का किया जिक्र। कहा, आज भारत को बहुत आशा के साथ देख रही दुनिया। अब देश 2026 में नई उम्मीदों, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार। विकसित भारत का संकल्प जरूर होगा सिद्ध। गुजरात दौरे पर अमित शाह अहमदाबाद में नमोत्सव में हुए शामिल। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, कई नेता किस्मत और नीति से भी बनते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी नियत और निष्ठा से बने नेता। और बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और अत्याचार के खिलाफ दुनिया के कई देशों में हो रहा प्रदर्शन। ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज की रिपोर्ट में दावा, हिंदुओं पर हमले के लिए ईश निंदा को बनाया जा रहा है हथियार। तो सबसे पहले कांग्रेस के भीतर छिड़े घमासान की बात करते हैं। कांग्रेस में संगठनात्मक मजबूती पर सवाल उठने लगे हैं। दिग्विजय सिंह के एक बयान ने पार्टी के भीतर हलचल मचाई, जब उन्होंने आरएसएस और बीजेपी की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा की। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी समर्थन कर दिया, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस की कमजोरी पर निशाना साधा। इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे विवाद पर कांग्रेस में वैचारिक मतभेद को और गहरा कर दिया, खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठते सवालों के बीच। क्या पार्टी में नेतृत्व का संकट गहरा रहा है? देखिए ये विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने संगठन में मजबूती का मुद्दा क्या उठाया। कई कांग्रेसी नेताओं के जख्म हरे हो गए। दिग्विजय सिंह ने बिना नाम लिए आरएसएस और बीजेपी के बहाने कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर हमला बोला, तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह के आरएसएस और भाजपा की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा करने वाले बयान का समर्थन किया। शशि थरूर ने कहा कि हमारे संगठन में अनुशासन जरूर होना चाहिए। जी, मैं भी चाहता हूं कि हमारे संगठन जरा सा मजबूत हो और हमारे संगठन के अंदर तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए, तो लॉजिकल है। तो ये लेकिन दिग्विजय सिंह साहब अपने आप बोल सकते हैं ना। शशि थरूर की ये प्रतिक्रिया कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा करने के एक दिन बाद आई। दरअसल शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि युवा नरेंद्र मोदी उनके पास जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और भाजपा के संगठनात्मक ढांचे की प्रशंसा करते हुए लिखा, क्योरा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। इस पोस्ट के माध्यम से दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा की, जिसकी सियासी गलियारों में जबरदस्त चर्चा हो रही है। बीजेपी जहां इस मुद्दे पर कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल खड़ा कर रही है, वहीं कांग्रेस नेता सफाई दे रहे हैं। अब राहुल गांधी के जो मेंटोर है दिग्विजय सिंह जी,
वही बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि राहुल जी आपको कन्विंस नहीं किया जा सकता, मतलब कि वो सच नहीं स्वीकारना चाहते। उन्होंने जो कहा है इसका साफ अर्थ यह है कि कांग्रेस वोट चोरी से नहीं, संगठन की कमजोरी से हारी, और इस बात को एंडोर्स कर रहे टीएस सिंहदेव जी, इस बात को एंडोर्स कर रहे राशिद अलवी। तो ये कुल मिलाकर राहुल हटाओ और राहुल में कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, हमने ब्रिटिश हुकूमत, उसके अन्याय, उसके शोषण के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ी और इसको जन आंदोलन बनाकर लड़ा। हमने इस देश की तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया है। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह हो या शशि थरूर, इन नेताओं ने कांग्रेस को खड़ा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। ऐसे में इनके बयान कांग्रेस के भीतर वैचारिक मतभेदों की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले बयान पर कांग्रेस दो गुटों में बटी नजर आ रही है। सवाल चूंकि परिवार और राहुल गांधी के नेतृत्व पर उठ रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस का एक धड़ा ऐसा भी है जो राहुल गांधी के समर्थन में कुछ भी बोलने को तैयार दिखता है। नफरत का संगठन है आरएसएस नफरत से बड़ा बना हुआ संगठन है। वो नफरत फैलाती है, उससे सीखने के लिए कुछ नहीं है। ये आप अलकायदा के साथ कोई सीख सकते हैं क्या? वो संगठन अलकायदा एक नफरत का संगठन है, लोग दूसरों को ऊपर नफरत करती है। उस संगठन से क्या सीखने के लिए? जहां कांग्रेस 140वां स्थापना दिवस मना रही है, वहीं पार्टी के भीतर असंतोष भी उभर कर सामने आ रहा है। जिस तरह कांग्रेस के दिग्गज नेता संगठन पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं अभी भी कुछ नेता शीर्ष नेतृत्व को खुश करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस विषय पर आज हमारा विशेष चर्चा का विषय आज हमारा यही रहेगा, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल, पार्टी में घमासान। आज हमारी विशेष चर्चा का विषय न्यूज नाइट में यही रहेगा, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल, पार्टी में घमासान। तो कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा है, तो नेतृत्व पर जब सवाल उठते हैं तो पार्टी के भीतर घमासान शुरू हो जाता है। यह पहला मौका नहीं है। और इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ एसएन सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। एसएन सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता है, हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ समीर चौगावकर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, आपके साथ शुरुआत कि आखिर ये जो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कन्विंस भी नहीं होते, किसी की सुन भी नहीं रहे हैं और संगठन में मजबूती की बात सामने आ रही है, तो क्यों नहीं सबको बैठाकर इसके लिए बात करते हैं या दूसरों के लिए रास्ता छोड़ते हैं? ये कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर से इस तरह की बात सामने आ रही। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? इसको समस्या के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, एक मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है। अपोजिशन के पास अपने मुद्दे तो है नहीं, चूंकि अंकिता भंडारी के केस में उनपे सवाल हो रहे हैं, उत्तराखंड में उनपे, अरुणाचलम पे सवाल हो रहे हैं, बंगाल में उनपे सवाल हो रहे हैं, मणिपुर पे उन पर सवाल हो रहे हैं, हरियाणा में सवाल हो रहे हैं, महाराष्ट्र पे सवाल हो रहे हैं वोट चोरी के, तो उनपे अपने मुद्दे तो है नहीं। कांग्रेस पार्टी आज अपना 140वां स्थापना दिवस हमारी पार्टी मना रही है। सबसे पहले तो उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। जी जी जी। अब दिग्विजय सिंह हमारे नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे नेता तो शुभेंदु अधिकारी भी थे, हमारे नेता तो आसाम के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में ये भी थे, हमारे नेता तो मैं कितने नाम गिनाऊं आपको, अगर आप गिनते चले जाएंगे डिबेट खत्म हो जाएगी जी। जब हमारे वो नेता बड़े नेता थे और जब उनको देखा, एक्चुअली में शशि थरूर साहब पर और दिग्विजय सिंह साहब पर ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स और इन नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जी, और इनका बस नहीं चल रहा है। ये तोड़ के पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि इनको भी अपनी वॉशिंग मशीन में ले आए, क्योंकि उन पर कोई आरोप नहीं है। अच्छा, तो अब यानी ये पार्टी के लोगों का बयान है कि दिग्विजय सिंह भी शशि थरूर की राह पर चले हैं। आप ये मान रहे हैं? अब आप उनके अंदर एक निष्ठावान कार्यकर्ता नहीं देखते, यानी उनकी जो बात है वो पार्टी लाइन से अलग है, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई आप निंदक नियरे राख, पार्टी का अगर भाग भविष्य वर्तमान सिपाही है, जो मजबूत सिपाही है, दल बदलू नहीं है, तो देश की सत्ता को देखते ही दल बदल ले और लालच में आ जाए, और वो पत्रकार नहीं है जो आंखों पे चश्मा भाजपा का चढ़ा ले और देश हित में सवाल ही ना करें और बस मुखौटे चेहरे और सेल कंपनियां बन जाए। तो यानी आप ये मान रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का जो बयान है ये पार्टी का आधिकारिक संकट का विषय है, या ये उनका बयान नहीं हो सकता? आप उससे अपने आप को दरकिनार कर रहे हैं? उन्होंने जो फोटो दिया है, एक सिंबॉलिक फोटो है। मैं नरेंद्र मोदी जी के वो फोटो, वो वाले वीडियो भी हैं जो आपको मैं अगर देने लगूं कि वो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए
ये फोटोओं की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और उसका आईटी सेल करता है, हम लोग नहीं करते। हाँ, हमारे लोग सिंबॉलिक के तौर पर उनको बताने के लिए कि भाई ये देखो, ये हमारे पास ये चीजें भी है, इसलिए परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है। दिग्विजय सिंह साहब कांग्रेस के उन्होंने तो मजबूत संगठन की स्तंभ हैं। मजबूती पर सवाल उठाया। देखिए सीधा सीधा, ये आप भी समझ रहे हैं, आप उसको कुछ भी कहें, उन्होंने एक फोटो लगाई और कहा कि भाई ये देखिए संगठन कैसे मजबूत है कि एक आम कार्यकर्ता नीचे बैठा हुआ और ये कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचा। हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, तो इसमें सवाल गलत क्या था? नहीं, उन्होंने ये कहा, लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं। देखिए, वो आरएसएस जिस पर 4 बार इस देश में बैन लगाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और गोडसे की हत्या में शामिल होने का आरोप था, पूरे देश को पता था। फैक्ट सही रखिएगा सर। अब मैं इस बयान, चलिए 3-4, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि विषय से भटक जाएंगे अभी। फिर अब आरएसएस पर बैन और फिर हटाया क्यों, फिर दोबारा क्यों लगाना पड़ा, इन सब पे जाएंगे तो भटक जाएंगे, इस पर चर्चा नहीं करते। अजय जी अपनी बात आप रखिए जल्दी से जी। मैं पूरा करूं। दिग्विजय सिंह साहब का मकसद ये है, उनकी श्रद्धा ये है कि संगठन में एकता होनी चाहिए, और संगठन से तो देवताओं से भी और राक्षसों से भी और पक्ष से भी और विपक्ष से भी कोई चीज है तो उसे देखनी चाहिए। अमेरिका से, चाइना से, पाकिस्तान से तो ये लोग लेते हैं जानकारी, हम लोग दुश्मन देश को दुश्मन ही मानते हैं। तो दिग्विजय सिंह ने कोई विचार रखा, उस पर पहले तो चर्चा की जरूरत नहीं थी। अब चूंकि भाजपा का आईटी सेल और प्रोपोगंडा सेल है, इसलिए इन्हें चर्चा की जरूरत है। तो ऐसा कुछ नहीं है विषय पर जो कहा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं एसएन सिंह। चीजें। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। एसएन सिंह ये कह रहे हैं कि दरअसल ये तो कोई चर्चा का विषय नहीं था और ना कोई पार्टी में कोई घमासान नहीं है, ना कोई विषय है। दरअसल बस ये बीजेपी ने ये एजेंडा उठाया, अदरवाइज ये तो कोई बात ही नहीं थी। नहीं निखिल जी, जैसे वहां पे कहा गया ना, वो स्पष्टता से दिग्विजय सिंह क्या कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे भी देखने को मिला। आपने सवाल कुछ और पूछा और मणिपुर और पश्चिम बंगाल पर चले गए, चर्चा इस पर नहीं। यही दिग्विजय सिंह कहना चाह रहे हैं कि असली गलती अगर राहुल गांधी जी में है तो आप स्वीकारिए, क्योंकि तुलसीदास जी को मानते नहीं है ना। तुलसीदास जी के उपाय शुरू किए थे। तुलसीदास जी ने लिखा है, सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय मूले भयास, राज धर्म धन तीन कर होई बेगही नाथ। वह पार्टी जो 70 साल 60 साल देश में राज की, जो 18 राज्यों में अपने दम पर सरकार बनाती थी, केंद्र शासित राज्यों में सरकार बनाती थी, लगातार प्रधानमंत्री देने का कार्य की। आज कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ तो कर्म प्रधान विश्वकर्मा का जो जस करे सो तस पंचा का। आपके कर्मों के नाते आज पार्टी हार रही है। हरियाणा चुनाव के बाद हरियाणा की वरिष्ठ नेता कह रहे हैं, मध्य प्रदेश चुनाव के बाद मध्य प्रदेश के नेता कह रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में तो आपका ही नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से भी इस तरह से बयान आए थे। और आप देखे होंगे जम्मू कश्मीर में जब सरकार नहीं बनी तो जम्मू कश्मीर के नेताओं ने भी इन बातों को कहा, और अभी मुझे लगता है बिहार से भी आया। फिर हम उसी पे आते हैं। दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो सभी भारत के लोग कहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है। दिग्विजय सिंह ने यही कहा ना कि आरएसएस जो है वो एक वैचारिक संगठन है जो देश को एकता के सूत्र में जोड़ती है। तो चाहे 1962 में भारत चाइना युद्ध हो, उसमें भी वो राष्ट्र के लिए मदद करती है। कश्मीर सीमा पर पीड़ितों के लिए कैंप लगाती है। और मुझे लगता है कि अरे भैया हम आपके उस पे नहीं जा रहे हैं, आज चर्चा किस पे हो रही है। अगर वो कहीं उड़ीसा में बाढ़ आती है तो भी देखिए, कहीं गुजरात में भूकंप आता है तो भी देखिए, कोरोना कालखंड में किसी तरह से वो संगठन मजबूती के साथ, हम कह रहे हैं आरएसएस की 1000 बुराई करिए, 1 करोड़ 4 करोड़ बुराई करिए। एक संगठन की बात हो रही थी, संगठन और जनता। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज गरीब परिवार का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री हो जाता है, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाते हैं। ये जनता के बीच में मैसेजिंग का कार्य करता है, कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन का कार्य करता है कि आप लगे रहिए। संगठन एक बहुत बड़ी शक्ति है, और मैं कह रहा हूं कि वहां की जो कार्य प्रणाली है वो कार्यकर्ता सर्वोपरि है, गांधी परिवार सर्वोपरि नहीं है। दिग्विजय सिंह जी ट्वीट के माध्यम से ही बताने का कार्य किए थे। 19 तारीख को उन्होंने ट्वीट करके आदरणीय राहुल गांधी जी को कहा था कि आप समझेंगे नहीं, हम कैसे आपको समझाएं कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है, गांधी परिवार सर्वोपरि नहीं है। आज 70 साल 100 साल हो गए, अभी भी केवल गांधी परिवार सर्वोपरि करेंगे। न मध्य प्रदेश में, न छत्तीसगढ़ में, 40 साल हो गए उत्तर प्रदेश में। ठीक है सर, कि सरकार का उदय ही नहीं हुआ, आपकी पार्टी का उदय ही नहीं हुआ। 35 साल हो गया बिहार में, गुजरात में 30 साल हो गया। मुझे लगता है ठीक है, उनके संगठन की चर्चा हो रही है एसएन सिंह जी। अभी उनके संगठन की बात हो रही थी और इस पर सवाल उठाया दिग्विजय सिंह ने।
ठीक है। अगर दिग्विजय सिंह जी कुछ अच्छी बात करें तो इनको स्वीकारना चाहिए। मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि दिग्विजय सिंह जी तो बहुत सारे हिंदुओं पे भी टिप्पणी करते हैं, हम तो नहीं कर रहे, वो आपके ही है साहब, आपके ही रहे, लेकिन अगर कोई अच्छी बात कहे तो उसको स्वीकारिए, स्वीकारिए कि गलती राहुल गांधी जी में है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में है, नेतृत्व क्षमता में। ठीक है, समीर चौगावकर जी को चर्चा में लाते हैं। समीर जी, आपको लगता है कि ये जो दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से सवाल उठाया है, ये कहना कि वो बीजेपी के प्रभाव में है या उनके ऊपर कोई दबाव है, ये कहने के बजाय पार्टी को संगठन के लिए या नेतृत्व को लेकर विचार करना चाहिए? अब समय हो गया है, क्योंकि इसके पहले भी आपने देखा कि एक प्रियंका गांधी वाला वो एपिसोड चला जो कि अभी तक चल ही रहा है। कई बार प्रियंका गांधी को लोग सामने लाने की बात करते हैं, लेकिन उसको सिरे से खारिज करके और ये कह देना कि ये सब बीजेपी कर रही है, ये तो दूसरे लोग कर रहे हैं, ये आत्ममंथन करने से दूर भागना हुआ। कैसे देखते हैं इसको? कलम के सिपाही अगर सो देखिए, चलिए आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे अजय जी, कट्टर अजय जी आपके पास आएंगे। अभी बीच में मत कांग्रेस के बोलिएगा। अंदर लंबा अनुभव, दिग्विजय सिंह का कांग्रेस में लंबा अनुभव रहा है, कट्टर कांग्रेसी रहे। ये मान लेना कि उन्होंने अगर कांग्रेस का को कोई अगर सुझाव दिया है तो वो कोई भाजपा से प्रभाव में आकर दिया होगा, मैं इसे नहीं मानता। मैं दिग्विजय सिंह को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, वो भाजपा में कभी नहीं जाएंगे। वो भारतीय जनता संघ के कटु आलोचक है जी, वह राजनीतिक संन्यास ले लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो बात कही अपने अनुभव के आधार पर कही है, 72 साल का उनका राजनीतिक 50 साल से ज्यादा का उनका राजनीतिक अनुभव रहा है, उस आधार पर उन्होंने कहा कि भाई इतने चुनाव हार रहे हैं, संगठन कमजोर है, तो संगठन को मजबूत किया जाना चाहिए। और उसको कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक के पहले कहना, और आज जब कांग्रेस का स्थापना दिवस 141 साल की हो गई, आज तो सेवा दल का भी स्थापना दिवस है, आज ही के दिन सेवा दल का स्थापना हुआ था, तो इस समय वो अपनी बात रख रहे हैं। और मुझे लग रहा है दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति अगर कहते हैं तो राहुल गांधी को भी इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, कांग्रेस की भी उनकी सलाह को समझना चाहिए। और जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही तो सारे विचार आना चाहिए, उसमें से जो कांग्रेस के लिए बेहतर हो, कांग्रेस उसे स्वीकार करे, संगठन को मजबूत करे और चुनाव के लिए तैयारी करे। तो मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह का एक विचार है जो उन्होंने दिया है, उसे पार्टी से बगावत के रूप में नहीं देखा जा सकता। शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के अंदर बहुत फर्क है। शशि थरूर ट्रेंडिंग हुए, वो कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता भी रहे, दिग्विजय सिंह बचपन से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, तो दोनों के अंदर फर्क है। और मुझे लगता है कि अब वक्त है कि जब दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति अगर ये सलाह दे रहा है तो राहुल गांधी उस पर विचार करे, दिग्विजय सिंह से बात करे कि भाई जो आपने सलाह दिया उसको कैसे अमल में लाया जा सकता है। और केसी वेणुगोपाल में बेसिकली दिग्विजय सिंह का हमला था, वो कांग्रेस संगठन का कह रहे थे, इसका मतलब वो ये कह रहे थे कि आप केसी वेणुगोपाल को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के पद से हटाइए। केसी वेणुगोपाल लंबे समय से इस पद पर है। केसी वेणुगोपाल कह रहे थे पार्टी ने कोई बहुत संगठन में अच्छा काम नहीं किया है, वो दक्षिण से आते हैं, उत्तर भारत की राजनीति का उन्हें बहुत समझ नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह ये कहना चाहते थे कि केसी वेणुगोपाल की जगह किसी बेहतर दक्षिण की जगह उत्तर भारत के किसी व्यक्ति को संगठन की जिम्मेदारी दीजिए। देखते हैं कांग्रेस में क्या होता है। वैसे भी दिग्विजय सिंह का राज्यसभा कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है, मार्च अप्रैल में खत्म हो रहा है, तो क्या मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह वापिस राज्यसभा जाना चाहते हैं? समीर जी एक बात और समझना चाहेंगे आपसे, समीर जी एक बात और समझना चाहेंगे कि जैसे ही राहुल गांधी के ऊपर ये लगता भी है, जैसे आपने कहा कि वो हो सकता है केसी वेणुगोपाल के लिए कह रहे हो, लेकिन ये लगता भी है कि वो प्रश्न राहुल गांधी के ऊपर उठा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जो है, चाहे वो प्रियंका गांधी को आगे लाने की बात होगी, तुरंत पार्टी में दो धड़ा सा दिखने लगता है कि कुछ लोग तुरंत लॉयल देन द किंग दिखने के लिए लगातार उसको बार बार ट्वीट आने लगेंगे, स्टेटमेंट्स आने लगेंगे उसके फैसले में कि जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वो तो बीजेपी से प्रभावित है। इस तरह से ये जो सोच है पार्टी के अंदर भी, ये दरअसल उसको पीछे ले जा रही है, आपको लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह ने सीधे राहुल गांधी का जिक्र नहीं करा, और दिग्विजय सिंह जानते हैं कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी एक बड़े नेता है भाई, और राहुल गांधी ने तो दिग्विजय सिंह से राजनीति सीखी भी है। तो दिग्विजय सिंह चाहते हो कि मैं राहुल गांधी को मतलब टैग करके बताऊं कि भाई संगठन कमजोर है, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए। और दिग्विजय सिंह ने अपने अनुभव के आधार पर राहुल गांधी को किया, इसमें मुझे पार्टी की अनुशासनहीनता नहीं लग रही थी। लेकिन देखिए, एक पार्टी के बड़े नेता पे अगर कोई कुछ कहेगा तो पार्टी के दूसरे जो लोग हैं इसके ऊपर गंभीरता से लेंगे। बीजेपी में भी होता है, अगर बीजेपी में अगर कोई अमित शाह के ऊपर या नड्डा जी के ऊपर या बड़े नेताओं पे कुछ कहता है तो दूसरे लोग तत्काल उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, तो ये स्वाभाविक है। अगर राहुल गांधी भी कोई कहेंगे तो पार्टी का एक बड़ा वर्ग उसका विरोध करेगा, लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी ने इसे गंभीरता से लेना चाहिए, चर्चा करें दिग्विजय सिंह से, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का बैठक हो। और आज तो मैं अजय वर्मा जी को बधाई देता हूं कांग्रेस के स्थापना दिवस पर, और चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत और अच्छा विपक्ष की भूमिका निभाए, मैं ये उम्मीद करता हूं। और कांग्रेस आत्ममंथन करे और बेहतर राजनीतिक दल बनकर निकले, जो दिग्विजय सिंह चाहते वैसी पार्टी बनकर निकले।
चलिए ठीक है, तो इसी बोर्ड पर हम चर्चा को समाप्त करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का, एसएन सिंह जी, अजय वर्मा जी, समीर जी का बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे पीएम ने मन की बात में कहा ऑपरेशन सिंदूर बना देश का गर्व। ऑपरेशन सिंदूर बना देश का गर्व। ब्रेक के बाद इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना एमडीएच राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए एमडीएच राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? एमडीएच। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Excuse me? यस सर। Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cafe. डाइट पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 129वें एपिसोड में देश की उपलब्धियों पर चर्चा की। 2025 के आखिरी एपिसोड में नए साल यानी 2026 की चुनौतियों, संभावनाओं पर भी उन्होंने खुलकर चर्चा की। पीएम ने कहा कि साल 2025 में हमें ऐसे कई पल मिले हैं जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ है। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी है। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा कि आज भारत का अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साल 2025 की कई तस्वीरों, कई चर्चाओं और कई उपलब्धियों के बारे में बात की, जिन्होंने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिस पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। कुछ ही दिनों में साल 2026 दस्तक देने वाला है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। साथियों, यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में विदेश में तमिल भाषा की गूंज के बारे में बात की और बताया कि कैसे नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। फिजी में भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रसार के लिए एक सराहनीय पहल हो रही है। वहां की नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए कई स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम ने देश में हो रहे तमिल भाषा के प्रचार की बात करते हुए अपने संसदीय क्षेत्र काशी में हुए चौथे काशी तमिल संगमम का जिक्र किया। उन्होंने मन की बात में एक ऑडियो क्लिप भी साझा किया जिसमें हिंदी भाषी बच्चे तमिल में बात कर रहे हैं। वणक्कम, भारत அரசங்கத்தல ஓரே பாரதம் உன்னத பாரதம் நடத்தப்பட்ட காசி தமிழ் சங்கமம் 4.0 தமிழ் கற்போம் நான் ரொம்ப கார்க்கே உதாரணத்துக்கு ಏನು ತಮಿಳಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ कासियोड़ भूमिल नानु पायल पटेल और सुकिंस इंटर कॉलेज की मानवी अनेवरकुम येन वड़क्कम एन्न पेर वैष्णव नान निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी पढ़िक्किरेन नान काशी तमिल कर्कलाम 4.0 ला तमिल भाषा टिक्कावुम इल्लुवम करेन इंधा वयपुक्क पराधान नरेंद्र मोदी अवगलेकु नान नंटी सोलिगरेन। इस साल के आखिरी मन की बात में पीएम ने विरासत, खेल, विज्ञान, पर्यावरण से लेकर देश में हो रहे क्रांतिकारी सुधारों की चर्चा करते हुए कहा कि हर महीने मुझे ऐसे अनेक संदेश मिलते हैं जिसमें विकसित भारत को लेकर लोग अपना विजन साझा करते हैं। लोगों से मिलने वाले सुझाव और इस दिशा में उनके प्रयासों को देखकर यह विश्वास और मजबूत होता है कि विकसित भारत का संकल्प जरूर सिद्ध होगा। साल 2026 इस संकल्प सिद्धि की यात्रा में एक अहम पड़ाव साबित हो। आप सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एंटीबायोटिक के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए जोरदार अपील की कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाल ही में आई आईसीएमआर की एक रिपोर्ट में का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने और कहा कि बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए, इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। प्रधानमंत्री की इस अपील का वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की चिंता सही है, लोगों को बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक दवाएं नहीं लेनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए कि एंटीबायोटिक दवाओं के कई साइड इफेक्ट्स भी हैं। कुछ बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, you just go to a local chemist. You know certain antibiotics and that may work. Most often these are just viral infections. And these antibiotics which are simple, which will take care of really bad infections, will then become important. Then we are going to bigger antibiotics. The bigger antibiotics have bigger challenges, bigger side effects. Why are we doing this? This is a irresponsible usage of antibiotics without a medical guidance. Most viral infections, if they're just simple viral infections, they don't need antibiotics. Unfortunately, antibiotics can be taken without a prescription. तो डॉक्टर की सलाह पर ही लें एंटीबायोटिक, ये कहना है जो वरिष्ठ डॉक्टर है उनका भी, और प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में इस बात को दोहराया है, आप सबको आगाह किया है। और गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में आयोजित नमोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नियत और निष्ठा से नेता बने हैं और वे देश के लाखों कार्यकर्ताओं में कार्य संस्कृति के बीज बोने वाले नेता हैं। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उन्होंने गरीबों का कल्याण करने की ठान ली, जिसे वो निरंतर पूरा भी कर रहे हैं। इससे पहले अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से कराए गए विकास कार्यों के उद्घाटन के दौरान अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि अभी आप हार से थकिए मत। अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि अभी राहुल गांधी को बंगाल और तमिलनाडु में भी हार देखनी है। गृह मंत्री ने कहा कि साल 2009 में भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस आने वाले वर्ष 2029 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी भाजपा की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के सिद्धांतों से जनता जुड़ी हुई है, जो 2029 से भाजपा की
सरकार बनवाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर से लेकर आर्टिकल 370 हटने और 3 तलाक के खिलाफ बने कानून तक हर बार विरोध किया है। गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जनता को जो भी पसंद है कांग्रेस उसका विरोध करती है। और वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे खत्म नहीं हो रहा ऑपरेशन सिंदूर का खौफ। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान का झूठ बार बार सामने आता ही रहता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की सटीक और निर्णायक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का नेतृत्व डर के माहौल में था। यह खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कबूल किया है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी हार छिपाने के लिए झूठ फैलाता रहा, वहीं अब उसके खुद के नेताओं ने और शीर्ष नेतृत्व ने और उनके बयानों ने उसकी पूरी कहानी सामने ला दी है। आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के भीतर की असलियत और नए दौर के बदले हुए भारत की बदली हुई सुरक्षा नीति। सच्चाई कितनी भी छिपाई जाए, लेकिन वो सामने आ ही जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना द्वारा की गई बड़ी और कठोर कार्रवाई का सच दुनिया और अपने देश की जनता से छिपाने वाले पाकिस्तानी नेतृत्व की जुबान पर गलती से ही सही, लेकिन सच एक बार फिर सामने आ गया। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और सटीक कार्रवाई के आगे पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह थर थर कांप रहा था और नेताओं को कैसे अपनी जान के लाले पड़े थे, ये कबूलनामा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अनजाने में ही एक कार्यक्रम के दौरान मंच से कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया में छाए जरदारी ये साफ कहते सुने जा सकते हैं कि भारतीय कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में डर का माहौल था और उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने हमलों के समय उन्हें बंकर में छिपने की सलाह दी थी। इसने आके मुझे कहा
कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। दरअसल पाकिस्तान भ्रम और झूठ का नैरेटिव सिर्फ दुनिया के सामने ही नहीं चलाता, बल्कि अपने देश की जनता को भी झूठ और बेबुनियाद दावों से बरगलाता रहता है। कुछ ऐसा ही झूठ उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की बड़ी कार्रवाई और हर मोर्चे पर पाकिस्तान की करारी शिकस्त को छिपाने के लिए फैलाया। लेकिन असल सच्चाई नेताओं के बयानों में झलक ही जाती है। पहले भी पाकिस्तानी नेताओं ने अनजाने में ही सच्चाई उजागर की है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने स्वीकार किया कि भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना कांपने लगी थी और उन्होंने सऊदी अरब के माध्यम से भारत से युद्ध विराम के लिए गुहार लगाई थी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी माना कि 9 और 10 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिससे उनका देश सहम उठा था। प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने खुलासा किया कि भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के हमले से पाकिस्तान की क्या हालत हुई थी और पाकिस्तानी नेतृत्व के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 30 से 45 सेकंड का समय था। जैश ए मोहम्मद के एक शीर्ष कमांडर ने एक वीडियो में स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में उनके मुख्यालय और मौलाना मसूद अजहर के परिवार को निशाना बनाया गया था और भारी नुकसान हुआ था। और अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति का यह कबूलनामा भारत की बदली हुई सुरक्षा नीति और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत रुख को भी दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी नेटवर्क को एक करारा झटका दिया, बल्कि पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में भी डर का माहौल पैदा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। तृणमूल कांग्रेस जहां चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर 1 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगा रही है, वहीं आयोग ने तकनीकी त्रुटियों को सुधारने और बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करने की घोषणा की है। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस चुनाव आयोग पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। तो इसके पीछे की सारी सियासत समझाती हुई हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर राजनीतिक घमासान जारी है। मतदान सूची से नाम हटाए गए लोगों के लिए एसआईआर के तहत सुनवाई रविवार को दूसरे दिन भी जारी रही, जिसमें राज्य भर के 3234 केंद्रों के सामने लोगों की लंबी कतारें लगी दिखाई दी। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जिन लोगों का 2002 की मतदाता सूची से कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाया है, उन्हें पहले चरण में सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर 1 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश और आम लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया है। हालांकि हकीकत इससे अलग है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के जिला चुनाव अधिकारियों को फिर निर्देश जारी किया है कि मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान तकनीकी त्रुटि के कारण यदि ऑनलाइन 2002 की मतदाता सूची की सॉफ्ट कॉपी में किसी के माता पिता या दादा दादी का नाम नहीं है, लेकिन ऑफलाइन हार्ड कॉपी में उनका नाम मौजूद है, तो ऐसे मतदाताओं को सुनवाई के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के नाम की वर्तनी में गलती है या नाम के बीच में कोई त्रुटि है, BLO ऐप के माध्यम से उसका समाधान किया जाएगा। उन्हें भी सुनवाई केंद्र पर आने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा ये कदम उठाए जाने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस सिर्फ खामियां निकालने के काम में व्यस्त है। वहीं चुनाव आयोग ने बुजुर्ग और बीमार मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा का ध्यान रखा है। 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और बीमार लोगों को सुनवाई केंद्र पर आने की जरूरत नहीं है। ऐसे में BLO सहित सुनवाई कार्य से जुड़े आयोग के अधिकारी स्वयं बुजुर्गों के घर जाकर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करेंगे। बावजूद इसके TMC हमेशा की तरह चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि बुजुर्ग और बीमार नागरिकों को सुनवाई के नाम पर परेशान किया जा रहा है। भाजपा इसे एसआईआर को लेकर लोगों को गुमराह करने की साजिश करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी बात पश्चिम बंगाल की एसआईआर की, और यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको यूपी में अपराधियों की शामत।
रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कानून व्यवस्था को लेकर एक नई दिशा देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की स्मार्ट पुलिसिंग मॉडल को दूसरे प्रदेशों के लिए आदर्श बताया, जिससे न केवल सुरक्षा की भावना मजबूत हुई, बल्कि राज्य में निवेश और बुनियादी ढांचे का भी तेजी से विकास हुआ। पुलिस मंथन सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को दोस्ताना व्यवहार और संवेदनशीलता के साथ काम करने की हिदायत दी। इस सम्मेलन से प्रदेश की पुलिसिंग की भविष्यवाणी और रणनीतिक प्राथमिकताएं तय की गई हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों की धारणा बदली है, क्योंकि हमने कानून के दायरे में रहकर आउट ऑफ बॉक्स सोचा। ये कहना है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। राज्य के कानून व्यवस्था मॉडल को दूसरे प्रदेशों के लिए उदाहरण बताते हुए सीएम योगी ने कहा, सुरक्षा की भावना और कानून के शासन ने राज्य में निवेश तथा बुनियादी ढांचे के विकास को तेजी से आगे बढ़ाया है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित 2 दिवसीय पुलिस मंथन सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से प्रेरित स्मार्ट पुलिसिंग को दिया और कहा कि सम्मेलन के दौरान तैयार की गई रूपरेखा एक महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज के रूप में काम करेगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस मंथन के इस विशेष कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और आप जानते हैं कि इसकी प्रेरणा का स्रोत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की DGs और IGPs की कॉन्फ्रेंस। अलग अलग क्षेत्र में क्या नवाचार हो सकते हैं और वे नवाचार हमें कैसे समसामयिक चुनौतियों से जूझने और उसके अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, उसी पर आधारित था यह पुलिस मंथन का कार्यक्रम। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते
ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता। हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए। आज हर व्यक्ति यहां आता है, हर व्यक्ति निवेश करने को तैयार है, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षा है, उसको लगता है कानून का राज है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि पुलिस वर्ग का दोस्ताना व्यवहार और उसकी संवेदना एक आदमी की समस्या का समाधान तो करती ही है, साथ ही उसके मन में पुलिस के प्रति एक बेहतर धारणा भी बनाती है। पिछले 9 वर्षों के अंदर आपने देखा होगा न्यूनतम इंटरफेरेंस, और न्यूनतम इंटरफेरेंस के साथ साथ आपको कार्य करने की जितनी स्वतंत्रता दी गई है कि आप परफॉर्म कर सकें, इसलिए कि जिससे बिना किसी हस्तक्षेप के। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस जवानों को सम्मानित भी किए। सम्मेलन में 11 विषयगत सत्र आयोजित किए गए, जिनका मकसद उत्तर प्रदेश में पुलिसिंग की रणनीतिक प्राथमिकताओं और भविष्य की रूपरेखा को आकार देना था। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का राज। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHT प्लस से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH हिंगोस मसाला। मसाले सच MDH। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ऑर्डर ले ले भाई, ऑर्डर ले ले। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बने। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और अत्याचार के खिलाफ दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में भी हिंदुओं की हत्या के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। वहीं बांग्लादेश के अंदर से ही एक मानवाधिकार रिपोर्ट में यह कहा गया है कि देश में हिंदुओं पर अत्याचार के लिए ईश निंदा को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और यह पूरे देश में हो रहा है। देखिए यह रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के लिए ईश निंदा को हथियार बनाया जा रहा है। देश में ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के लिए हर बार एक जैसा तरीका ही अपनाया जा रहा है।
पहले सोशल मीडिया पर आरोप लगाए जाते हैं। आरोप लगने के तुरंत बाद गिरफ्तारी होती है और इसी दौरान भीड़ इकट्ठा हो जाती है। भीड़ की शक्ल में हिंदू इलाकों में हमला होता है और ये घटनाएं देश के 30 से ज्यादा जिलों में फैली हुई हैं। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की पीट कर की गई हत्या भी इसी पैटर्न के तहत की गई। अब दुनिया भर में इन हत्याओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पूरी दुनिया में बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्या के बाद लंदन में प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में बांग्लादेशी मूल के हिंदू भी शामिल हुए। वहीं नेपाल के कई शहरों में भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किए गए। वीरगंज और जनकपुर धाम के अलावा गोल बाजार में भी प्रदर्शन किए गए। लंदन में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन कर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को तुरंत रोकने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार शोनार बांग्ला भी बजाया। प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बांग्लादेश पर सख्ती करने की भी मांग की। इस बीच अमेरिका में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठ रही है। अमेरिकी कांग्रेसमैन रो खन्ना ने हिंदुओं की निर्मम हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने बांग्लादेश से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनावों का ऐलान हुआ है। बीएनपी को मजबूत करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान 17 साल बाद देश लौटे। इन चुनावों के लिए बीएनपी ने अशांति से बचने और अनुशासन पर जोर दिया है, जबकि एनसीपी और जमाते इस्लामी के बीच गठबंधन ऊहापोह बना हुआ है। नेशनल सिटीजन पार्टी की महिला नेताओं ने जमाते इस्लामी से गठबंधन का विरोध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC।